लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। कहाँ पढ़ेंगे सबसे पहली बात तो हम लोग, तो जालक ऊर्जा देखें हम लोग। जालक ऊर्जा के लिए एक लाइन में यदि हम लोग समझें तो हम बात करेंगे सबसे यहाँ पहले आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे। हिंदी में कहे तो हम आयनिक यौगिक की बात करें। आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी या फिर जालक ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होती है, हिंदी में कहे तो ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं कौन से स्टेट में रहते हैं, तो सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, तो वो ऑलवेज क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास में कौन है, NaCl। ठीक है, हमारे घर में जो यूज आने वाला टेबल सॉल्ट है, नमक है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में यानी क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। अब इन क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है, इन क्रिस्टलों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो इन क्रिस्टलों का फॉर्मेशन ऑलवेज यानी हमेशा अपोजिट आयन से होता है। किससे होता है, अपोजिट आयन से, यानी एक पॉजिटिव आयन होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की आपस में पैकिंग से, हिंदी में बोले तो संकुलन से, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आयनिक कंपाउंड आयनिक यौगिकों का निर्माण हो जाता है। अब इन आयनिक कंपाउंड्स का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो जालक ऊर्जा किसे कह सकते हैं कि जो आयन से आयनों के आपस में कॉम्बिनेशन से, आपस में संयोग से यदि किसी भी आयनिक कंपाउंड का यानी आयनिक यौगिक का निर्माण होगा तो उस ऊर्जा को हम लोग, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब जब जालक ऊर्जा का निर्माण होगा तो क्या होता है उसकी तरफ भी चलते हैं। देखो, हमने कहा कि हमारे पास में A पॉजिटिव है कोई गैसियस मीडियम में और B नेगेटिव है वो भी गैसियस मीडियम में। ठीक है, इन दोनों से जो फॉर्मेशन होगा, सपोज फॉर्मेशन किसका हो गया, AB का हो गया। AB किस फॉर्म में, तो AB ऑलवेज, अभी हमने थोड़ी देर बाद क्रिस्टल के फॉर्म में, प्लस यहां पे जिस एनर्जी की बात होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा कह सकते हैं। क्लियर, तो या तो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्मेशन से क्या हो, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है -U से। ठीक है, एक और कंडीशन देख सकते हैं, क्या, सपोज हमने कहा कि Na हमारे पास में कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, Cl कौन सी स्टेट में, तो ये हम लोग जानते हैं Cl एक गैस है, गैसियस स्टेट में। इन दोनों का फॉर्मेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन हुआ NaCl का। ठीक है ना, एक गैस है एक सॉलिड है, इन दोनों का आपस में संयोग हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, तो यहां पर क्या होता है, कुछ ऊष्मा का परिवर्तन होता है। तो हमने यहां पर लिख दिया हीट चेंज। क्या हो गया, ऊष्मा का परिवर्तन हुआ। ये जो ऊष्मा का परिवर्तन हुआ, इस ऊष्मा के परिवर्तन को हम लोग यहां पर डेल H लैटिस लिख सकते हैं। H मतलब एंथैल्पी, डेल मतलब चेंज होना, तो चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो किसकी एंथैल्पी परिवर्तित हुई यहां पर, तो हमारे पास में जो क्रिस्टल बना NaCl की एंथैल्पी में चेंज आ गया। अब इसकी सबसे सरल डेफिनेशन बोल देता हूं मैं, लैटिस एनर्जी। सबसे सरल परिभाषा क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में बोल देता हूं परिभाषा क्या है। हमने लिखा है यहां पर NaCl, लिखा ऊपर, तो एक मोल आयनिक क्रिस्टल को हमने क्या बनाया, आयनिक क्रिस्टल। एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवी धन और ऋण आयन से बनाने में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा, एक बार दोहराता हूं, क्या है, एक मोल, सबसे छोटी परिभाषा बोल हूं, एक मोल, ठीक है, एक मोल क्रिस्टल के निर्माण में, क्या कहा मैंने, एक मोल क्रिस्टल के निर्माण में, ये आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में क्या है, उसके अवयवी धन आयन और ऋण आयन के संयोग से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं।
अब इंग्लिश में दोहरा देता हूं उसको मैं क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक क्रिस्टल, द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक क्रिस्टल इन आवर constituents, in our constituents positive or negative ions, in our constituents positive or negative ion, some energy is releases, some energy is releases, that is lattice energy, it is called lattice energy, इसको हम लोग जालक ऊर्जा या फिर लैटिस एनर्जी कह सकते हैं। ये सरल सी परिभाषा, इसी को देख के आपको परिभाषा बनानी है। अब यहां पर बात करेंगे कि इस जालक ऊर्जा को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों की तरफ चलते हैं यहां से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आपने बना लिया होगा इसको। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। अगली हेडिंग आएगी यहां पर जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ये आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हिंदी में लिख सकते, इंग्लिश में लिखें तो फैक्टर affecting lattice energy in ionic crystal, आयनिक क्रिस्टल में जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक आएगा हिंदी में लिख रहा हूं उसको मैं, आयनों की साइज। सबसे पहला क्या आएगा? आयनों की साइज, यानी कि साइज ऑफ आयंस। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया साइज कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा है, दो एग्जांपल बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया सीजियम क्लोराइड। मैंने दो उदाहरण ले लिए, ठीक है ना, एक NaCl ले लिया, एक सीजियम क्लोराइड ले लिया। अब इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी किसकी जालक ऊर्जा अधिक होगी? तो किसकी लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा अधिक हो सकती है? तो इसमें एक लाइन आती है कि यदि आयनों की जो साइज है वो जितनी अधिक होगी उसकी लैटिस एनर्जी का मान उतना ही कम होता है। क्या कह रहा हूं मैं कि यदि एक लाइन में इंग्लिश में कहा जाए कि द साइज ऑफ आयंस, द साइज ऑफ आयन is higher then lattice energy is lower। हिंदी में लिखना चाहो तो आयनों का आकार बड़ा होने पर जालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा इस कैसे। अब यहां पर Na का आकार बड़ा है कि सीजियम का आकार बड़ा है? किसकी साइज ज्यादा है? किसकी साइज ज्यादा है? 12th में पढ़ा ना आप लोगों ने, NaCl सीजियम क्लोराइड पढ़ा है। NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6:6 पढ़िए ना। सीजियम क्लोराइड कितनी होती है? 8:8। ठीक है, हम चलते आवर्त सारणी के फर्स्ट ग्रुप में। कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसीसियम। तो सोडियम का है तीसरे नंबर पर, सीजियम का है चौथे नंबर पर। तो आकार किसका बड़ा है? सीजियम का। आगे समझ में? तो अभी हमने क्या कहा, यदि आकार बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इन दोनों में से क्लोरीन का, तो दोनों में क्लोरीन है, क्लोरीन तो सेम साइज का होगा, तो इसमें यहां पे कंपेयर हो सकता है कि NaCl की लैटिस एनर्जी क्या होती है? हायर होती है, और सीजियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला है आयनों की साइज, यानी कि साइज ऑफ आयंस। दूसरा बात करते हैं, सेकंड फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है चार्जेस ऑफ आयन। आयनों पर आवेश, चार्ज ऑफ आयंस। अब मैं दो उदाहरण लेता हूं वापस, यहां पे समझ में आएगा। एक NaCl लिया और एक MgO ले लिया।
इन दोनों को समझ लें। चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं, आवेश की बात कर रहा हूं। देखो अब हम लोगों ने NaCl को तोड़ा, तो जब NaCl को हम लोग तोड़ते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने तोड़ा ही था, ऊपर लिख रखा रिएक्शन, क्या लिखोगे Na पॉजिटिव और Cl। अब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी ब्रेक कर दिया, कैसे लिखोगे Mg2 प्लस प्लस O2 नेगेटिव, ऐसे लिखोगे ना। तो अब यहां पर एक नया एनालिसिस निकल कर आता है, क्या है वो है कि आयनों पर जितना ज्यादा आवेश होगा, यानी कि हायर द चार्जेस ऑफ आयन, आयनों पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी लैटिस एनर्जी का मान उतना ही अधिक होता है। यानी अब इन दोनों में से लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, Mg होगी। क्लियर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। यदि मैं इसका कंपैरिजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कर दूं, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस होता है, 3, ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 माइनस है ही, उसको तो छोड़ दो। तो यहां पर इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, एल्यूमिना की और ज्यादा होगी। क्लियर है ना। तो जितना ज्यादा हायर द चार्जेस ऑफ आयंस हायर द लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी चालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। एक और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहां से। तीसरा पॉइंट है फैक्टर ऑफ 15 में कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी बंध में सहसंयोजक गुण। तीसरा पॉइंट, बंध में सहसंयोजक गुण, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड में सहसंयोजक कैरेक्टर। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने जब शुरुआत किया था इसको पढ़ना, तो हमने क्या कहा था, लैटिस एनर्जी किसके लिए पढ़ी थी, आयनिक क्रिस्टल के लिए। ठीक है ना। आयनिक क्रिस्टल का मतलब जहां पे आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड की तो बात ही नहीं करी शुरू से हमने। तो इससे एनालिसिस क्या निकल रहा है, ठीक है, इससे एनालिसिस ये निकल रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा HF, HCl, HBr और HI, इससे कंपैरिजन कर देता हूं, यहां से आपको समझना है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है, हाईएस्ट आयनिक कंपाउंड कौन इन चारों में? 12th में दे रखा हमारे, 12th में क्या है, 12th में कहां पे ये, जब 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा आपको हाइड्रा एसिड पढ़ने को मिलता है, ग्रुप नंबर 17 समूह 17 में आता है हाइड्रा एसिड। और हाइड्रा एसिड में ऑब्जेक्टिव भी आता है बहुत बार 12वीं के अंदर, और क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड, इन चारों में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है? तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है? HI is more acidic in compared to HF। क्यों? उसका रीजन एक और ये भी है, समझ लेते हैं कैसे। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, मैं यहां ले जा रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आपको, विद्युत ऋणात्मकता। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? कितनी होती है? 4.0। ठीक है। क्लोरीन की होती है 3.0, ब्रोमीन की होती है, कुछ बुक में 2.8 दिया, कुछ में 2.4 दिया, पर 2.8 मान लेते हैं, और आयोडीन की होती है 2.2। क्लियर। अब देखो फ्लोरीन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1, तो सभी दूर क्या लिख दिया मैंने? 2.1 लिख दिया। अब इनको मैंने घटा दिया, माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस करो, क्या रहा आंसर? 1.9। माइनस प्लस साइन ही लगाना, तो वही वैल्यू लिखना है। यहां पर 0.9, यहां पर 0.7, यहां पर 0.1। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 1.7, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से ज्यादा होगा तो कंपाउंड आयनिक होगा, 1.7 से कम होगा तो कंपाउंड कोवेलेंट होगा, यानी सहसंयोजक होगा। तो इन सब में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से कहां ज्यादा है? ठीक है ना, इसमें ज्यादा है ना। तो ये कौन से नेचर का हो गया? HF,
आयनिक नेचर का होगा, ठीक है ना। तो HF आयनिक नेचर का हो गया, मतलब लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आयनिक की तो ज्यादा होगी, शुरू में कह दिया आयनिक कंपाउंड की, और HI की लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि कारण यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो H के ऊपर प्लस और F के ऊपर माइनस आसानी से आ जाता है, और यहां आसानी से नहीं आता है, इसलिए सब पर एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, ध्यान रख लेना, सहसंयोजक गुण इसमें ज्यादा है। तो इसमें लाइन आती है कि जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, यानी कि सहसंयोजक गुण जितना अधिक होगा, उसकी लैटिस एनर्जी का मान उतना ही कम होगा। ये याद रखो, क्योंकि लैटिस एनर्जी किसके लिए पड़ी जाती है, आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो HF तो आयनिक तो है ही, HF तो क्या है, सहसंयोजक है, कोवेलेंट है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि HI की लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यह एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक होगी, जबकि HF की लैटिस एनर्जी यानी चालक ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, और लैटिस एनर्जी किसके लिए पड़ी जाती है, आयनिक कंपाउंड के लिए पड़ी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक और पॉइंट में द्वारा इसको डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस, एक और टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं, कितने 3 हो गए ना, एक और डिस्कस कर ले और फिनिश करते हैं। चौथा पॉइंट है पैकिंग इफिशिएंसी या आयनों की संकुलन क्षमता, हिंदी में लिखो, आयनों की संकुलन क्षमता। इंग्लिश में लिखना चाहो तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ आयन। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ आयंस, आयनों की संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ आयन मतलब कि पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब पास में होना पार्टिकल्स का, ठीक है ना। तो इसमें थ्योरी में ही लिखते हैं, वैसे इसका एग्जांपल बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो जितने ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, देयर हायर द लैटिस एनर्जी, उनकी चालक ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होता है। जबकि धनात्मक और ऋणात्मक आयन यदि एक दूसरे से दूर होंगे तो चालक ऊर्जा का मान कम होगा। The more distance between positive and negative ion, the lattice energy will be decreases. ये लिख सकते हैं हम लोग उसमें। तो चालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम। यदि संकुलन क्षमता कम है, अच्छे से पॉइंट में लिखना है, तो संकुलन क्षमता कम है तो चालक ऊर्जा का मान कम होगा। यानी when the packing efficiency of decreases, lattice energy also decreases, ठीक है। और when the packing efficiency of higher, lattice energy will be higher, ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का बोर्न हेबर साइकिल।